साथियों जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग आधुनिक इतिहास में जो अगला चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे और अगला चैप्टर का जो हेडिंग है उस पर लिखा हुआ है 18वीं सदी का जो है नवीन जो राज्य है उस राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि 18वीं सदी में होता क्या है। तो 18वीं सदी का जो समय है वो मुख्य रूप से 1700 से लेकर के 1800 के बीच का जो समय है उसी को 18वीं सदी कहा जाता है। जैसे कि 19वीं सदी बोलेंगे तो 1800 ईस्वी के बाद वाला समय को 19वीं सदी, उसी प्रकार से 1700 के बाद वाला समय को 18वीं सदी। तो 18वीं सदी में होता ये है कि जितने क्षेत्र पर मुगल का शासन चल रहा होता है तो वह मुगल शासित क्षेत्रों से नए राज्यों का उदय होता है, नए राज्यों का उदय होता है। और एक तरफ क्या होता है कि अंग्रेज छोटे छोटे राज्यों को जीत करके उस पर अपना सत्ता स्थापित करता है, उस पर अपना अधिग्रहण करता है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि एक तरफ नए राज्यों का उदय हो रहा है मुगल शासित क्षेत्र से हट करके, तो एक तरफ जो है अंग्रेज छोटे छोटे राज्यों को जीत करके उस पर अपना शासन प्रशासन चालू कर रहा है। ठीक, तो 1707 ईस्वी में होता क्या है कि एक महत्वपूर्ण घटना होती है और वो महत्वपूर्ण जो घटना है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब मर जाता है 1707 ईस्वी में। तो औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक हुआ, मुगल बादशाह हुआ, सबके सब अयोग्य बादशाह हुआ, सबके सब जो है निकम्मा निठल्ला बादशाह हुआ। कोई अच्छा से शासन प्रशासन नहीं कर पाया, उस मुगल सत्ता को जो है नहीं संभाल पाया। ठीक है, और दोस्तों अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट कर दीजिएगा तो मुझे भी हिम्मत मिलेगा, हौसला मिलेगा और हम अच्छे से मतलब आपको पढ़ा पाएंगे। ठीक, तो औरंगजेब का जब मृत्यु हो जाता है 1707 ईस्वी में, तो उसके बाद बहादुर शाह प्रथम बादशाह बनता है। मुगल बादशाह कौन बनता है? बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह बनता है। और बहादुर शाह प्रथम एक ऐसा बादशाह था जिसको शाह ए बेखबर की संज्ञा दी गई। शाह ए बेखबर का मतलब यह हुआ कि उस बादशाह को कुछ अते पता नहीं रहता था कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में कहां पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ना। उसको ये सब चीज से कोई मतलब नहीं था, एकदम वो बेखबर रहता था कि हमारे शासन प्रशासन में क्या चल रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसको शाह ए बेखबर कहा गया। उसके बाद जो अगला बादशाह बना वो जहांदार शाह प्रथम बना, नहीं जहांदार शाह बना। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई। ऐसा मूर्ख था कि इसको लंपट मूर्ख की संज्ञा दिया जाता है। जहांदार शाह के बाद जो है फर्रुखसियर बनता है। ये भी जो है उतना योग्य शासक नहीं था। ये तो और एक ऐसा काम करता है कि फर्रुखसियर जो है 1717 ईस्वी में अंग्रेज को बहुत सारा व्यापारिक छूट दे देता है, बहुत सारा व्यापारिक छूट दे देता है, जिस छूट को जो है मैग्ना कार्टा यानी कि महाधिकार छूट कहा जाता है ना। और यह जो है 1717 में अंग्रेजों को महाधिकार छूट दे देता है, बहुत बड़ा व्यापारिक छूट दे देता है। उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद रफी उर जात और रफी उद्दौला ये भी है मुगल बादशाह बना। और यह दोनों जो है रफी उर जात और रफी उद्दौला जो है बहुत कम समय तक मुगल बादशाह बना रहा और ये दोनों को बीमारी हो गया, क्षय रोग, जिस वजह से ये दोनों जो है मर गया। उसके बाद अगला जो मुगल बादशाह बना ये बना मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिसको जो है रंगीला बादशाह बोला गया। मोहम्मद शाह को कौन सा बादशाह के नाम से जाना गया? रंगीला बादशाह के नाम से जाना गया। रंगीला बादशाह ये ऐसा बादशाह था कि इसको महिला से ज्यादा प्रेम रहता था, इसको महिला प्रेमी भी बोला जाता है। महिला प्रेमी मतलब ये एकदम अयासी में मौज मस्ती, अयासी नाच गान ये सब में, संगीत में, ये सब में भर दिन पी पा करके जो है पड़ल रहता था ये मोहम्मद शाह रंगीला। और यही जो है महिला के चक्कर में क्या कर दिया, पूरा मुगल शासन प्रशासन को सबसे ज्यादा, अगर मुगल शासन प्रशासन व्यवस्था खराब हुई है, सबसे ज्यादा ये हुआ है तो इसी के शासन काल में हुआ है, मोहम्मद शाह के शासन काल में। तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद शाह के शासन काल में क्या क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुगल बादशाह हुआ सबके सब अयोग्य बादशाह हुआ, सबके सब अयोग्य बादशाह हुआ। और यही अयोग्य बादशाह का फायदा उठाया मुगल अधिकारियों ने। मुगल अधिकारियों ने यही अयोग्य बादशाह का फायदा उठाया। किसका फायदा उठाया? मुगल बादशाह। ये फायदा कैसे उठाया? देखिए होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो, हम हो या आप हो,
कोई भी व्यक्ति डूबते हुए नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति डूबते हुए नाव की सवारी नहीं करना चाहता है। जब मुगल बादशाह की सत्ता जब डूब रही थी तो मुगल अधिकारियों ने सोचा कि हम अपने आप को एक नए राज्य का जो है स्थापना करते हैं, स्वतंत्र राज्य का स्थापना करते हैं और मुगल बादशाह से अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो यही सब चीजों को फायदा उठा करके मुगल अधिकारियों ने तमाम कई सारे क्षेत्रों का स्थापना किया, अपने आप को स्वतंत्र अलग करके जो है, जैसे कि यहां पर बंगाल में, यहां पर जो है अवध में, बंगाल हो गया, बंगाल के बाद अवध हो गया, बंगाल हो गया, अवध हो गया, उसके बाद हैदराबाद हो गया। इस सब तमाम जगहों पर जो है मुख्य रूप से जो है मुगल अधिकारियों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। बंगाल की जो स्थापना करता है वो मुर्शिद कुली खां करता है, मुर्शिद कुली खां। बंगाल को स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन करता है? मुर्शिद कुली खां करता है। वहीं पर अवध की बात करें तो शहादत खां करता है, अवध की बात करें तो शहादत खां करता है स्वतंत्र राज्य की स्थापना। वहीं पर अगर हैदराबाद की बात करें तो निजाम उल मुल्क ये सब के सब जो थे, यानी कि मुर्शिद कुली खां, निजाम उल मुल्क और शहादत खां, ये सब के सब मुगल अधिकारी थे, ये सब के सब मुगल अधिकारी थे। और जब मुगल सत्ता डगमगाने लगी, जब मुगल सत्ता नामक नाव जब डूबने लगी तो ये सब जो है अपने आप को बचाने का काम किए और अपने आप को एक नए राज्य के रूप में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया, ये सभी ने मिल करके। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या होता है। निजाम उल मुल्क के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अर्थशास्त्री थे, इनको अर्थशास्त्र के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान था। और जब मुगल सत्ता जब डगमगा रही थी तो निजाम उल मुल्क जो किससे मोहम्मद शाह रंगीला से, मोहम्मद शाह से ये जाकर के बोला कि मुगल सत्ता जो है अब डगमगा रही है, अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया जाए, अर्थव्यवस्था को सुधार किया जाए। और जब निजाम उल मुल्क ने अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए मुगल बादशाह इसको मोहम्मद शाह रंगीला को सलाह दिए तो ये मोहम्मद शाह रंगीला मना कर दिया। मोहम्मद शाह बोला कि नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला को डर लगता था कहीं ना कहीं, ये जो है डरता था अधिकारियों से मतलब इसको जो है ज्यादा हम छूट देंगे, ज्यादा इसके इशारे पर चलेंगे तो हो ना सके हमको गद्दी पर से हटा करके ये अपने खुद को जो है यहाँ पर स्थापित कर ले। तो ये जो है मोहम्मद शाह रंगीला इन सब अपने अधिकारियों की बात जो है नहीं माना, अधिकारियों की बात नहीं सुना और नहीं सुना। इसका परिणाम ये हुआ कि मुगल सत्ता पूरा डगमगाने लगी, बर्बाद होने लगी। अर्थव्यवस्था सबसे पहले अर्थव्यवस्था यहाँ की चौपट हुई और उसके बाद इन सभी अधिकारियों ने अपने आप को जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना करके अपने आप को जो है अलग किया। ठीक, तो तीनों राज्यों में अवध, बंगाल और ये हैदराबाद, ये तीनों राज्यों में उस समय जो है बंगाल सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था। तीनों राज्यों में बंगाल जो था वो सबसे समृद्ध यानी कि सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, सबसे समृद्ध, सबसे विकसित। वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं थी, अपने आप में पूरा विकास राज्य हुआ करता था बंगाल। अब देखते हैं बंगाल से हम लोग पढ़ते हैं कि बंगाल में क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे हैदराबाद में क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे अवध में क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोग बंगाल के बारे में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और क्लास करते रहिए और मजा लेते रहिए। बस एकदम टेंशन कुछ नहीं लेना, बस एक कहानी के तौर पर ये सब पॉइंट को सुनते चलना है, अपने आप याद हो जाएगा। बार बार जब किसी चीज को सुनिएगा कहानी के तौर पे तो अपने आप याद हो जाएगा। और जो चीज लगे कि याद नहीं हो रहा है तो उसको एक नोट्स बना लीजिए कॉपी में, है कि नहीं। नोट्स आप वीडियो देखने के बाद, कहानी सुनने के बाद उसको नोट्स बनाने का प्रयास करें, खुद से रिकॉर्डिंग करके नोट्स बनाने का प्रयास करें। जब कॉपी में एक छोटा छोटा पॉइंट लिखा कीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइए तो वो जल्दी याद होगा।
ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर बंगाल होता है, बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। बंगाल होता क्या है, बंगाल के बारे में देखते हैं कि सन 1574 से 76 के समय, 1574 से 76 के समय में मुगल बादशाह अकबर 1574 से 76 के समय में मुगल बादशाह अकबर बंगाल अभियान के लिए निकलते हैं। किसके लिए निकलते हैं, बंगाल अभियान के लिए निकलते हैं। कौन निकलते हैं, एकदम ध्यान से सुनते चलना है कि मुगल बादशाह अकबर बंगाल अभियान के लिए 1574 से 76 ईस्वी में बंगाल अभियान के लिए निकलते हैं। उसके बाद उस समय बंगाल का जो शासक जो रहता है दाऊद खां रहता है। बंगाल का जो शासक रहता है उसका नाम रहता है दाऊद खां। बंगाल का जो शासक रहता है उसका नाम क्या रहता है, दाऊद खां। तो जब मुगल बादशाह अकबर बंगाल अभियान के लिए निकलते हैं तो दाऊद खां को युद्ध में हरा करके अकबर ने बिहार और बंगाल को अपने मुगल राज्य में शामिल करने का काम किया। कौन, अकबर क्या किए, बंगाल अभियान के लिए निकले 1574 से 76 के दशक में, इतना की ईस्वी में, इस समय के दौरान, और बंगाल के शासक दाऊद खां को हरा करके बंगाल को मुगल शासित क्षेत्र में मिलाया, यानी कि मुगल राज्य में मिलाया। कौन, अकबर। किसको, बंगाल को। उसके बाद जब बंगाल को मुगल प्रांत में मिला करके मुगल राज्य में मिला करके प्रांत का दर्जा दिया, प्रांत या राज्य का दर्जा दिया। बंगाल को प्रांत का दर्जा कौन दिया, मुगल प्रांत का दर्जा कौन दिया, अकबर दिया। किसको हरा करके, दाऊद खां को हरा करके बंगाल को जो है प्रांत का दर्जा दिया अकबर। उसके बाद बंगाल एक प्रांत, बंगाल एक मुगल प्रांत, बंगाल एक राज्य के रूप में उभरा। उसके बाद अकबर के बाद जब औरंगजेब का धीरे धीरे समय बीतता है और औरंगजेब का शासन प्रशासन का समय आता है, औरंगजेब जब बादशाह बनता है और उसके हाथ में जब मुगल सत्ता की बागडोर जाती है तो औरंगजेब फिर क्या करता है कि औरंगजेब जो है मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाता है। बंगाल का क्या बनाता है, दीवान बनाता है। जब बंगाल को प्रांत की दर्जा मिल गया, बंगाल को प्रांत या राज्य की दर्जा अकबर ने दे दिया, तो बंगाल में शासन प्रशासन चलाने के लिए 2 अधिकारी को नियुक्त किया गया। कितने अधिकारी को नियुक्त किया गया, 2 अधिकारी को, जिसमें से एक जो है दीवान कहलाता था और एक जो है सूबेदार कहलाता था। एक क्या कहलाता था, दीवान कहलाता था और एक सूबेदार कहलाता था। दीवान जो है टैक्स वसूलने का काम करता था, है कि नहीं, टैक्स कर वसूलने का काम दीवान करता था, और सूबेदार जो है वहां की शासन प्रशासन चलाने का काम करता था। शासन प्रशासन चलाने का काम सूबेदार का होता था, कर वसूलने का काम दीवान का होता था। तो बंगाल में ये सब अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद जब औरंगजेब का शासन आता है, जब औरंगजेब बादशाह बनता है, तो उसके बाद औरंगजेब ने बंगाल का दीवान किसको बना देता है, मुर्शिद कुली खां को बना देता है। मुर्शिद कुली खां को जो है औरंगजेब क्या करता है, बंगाल का नवाब बना देता है, सॉरी नवाब नहीं, दीवान बना देता है। और ये जो मुर्शिद कुली खां जो है अंतिम दीवान रहता है, कहां का, बंगाल का। अंतिम दीवान क्यों हुआ, तो यही मुर्शिद कुली खां आगे चल करके जो है बंगाल को जो है मुगल सत्ता से हटकर स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर देता है। इसलिए यहां से याद रखिएगा कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, कब, मुगल काल में बंगाल का अंतिम नवाब कौन रहता है, तो मुर्शिद कुली खां रहता है। और इसको बनाता कौन है, औरंगजेब बनाता है। ठीक, जब मुर्शिद कुली खां यहां का क्या बना, दीवान बना, तो इसका काम था टैक्स वसूलना, इसका काम था कर निर्धारित करना, इसका काम था कर का वसूली करना।
तो आगे चल करके औरंगजेब का जब मृत्यु हो जाता है और सब के सब निकम्मे बादशाह आते हैं, जैसे कि बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, लंपट मूर्ख, फरखोशियार, ये सब के सब निकम्मे बादशाह रहते हैं। तो यही सब बादशाहों का फायदा उठा करके, कहने का मतलब है मुर्शिद कुली खां भी वो सब बादशाह को समझाने का काम किया था कि आप ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे शासन प्रशासन व्यवस्था चलाने का काम कीजिए, है ना, टैक्स व्यवस्था में ऐसे सुधार कीजिए, है ना, वित्तीय व्यवस्था में ऐसे सुधार कीजिए। तो इसका भी बात वो सब नवाब सब जो वो सब बादशाह जो है इसका भी बात नहीं माना। तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ये क्या करता है, मुर्शिद कुली खां अपने आप को अलग करके, अपने आप को जो है अलग करके, और बंगाल में अपने आप को अलग करके बंगाल को जो है स्वतंत्र राज्य की संज्ञा देता है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है और अपने आप को वहां का नवाब बना लेता है, अपने आप को नवाब घोषित करता है। कौन? मुर्शिद कुली खां मुगल राज्यों से यानी कि मुगल सत्ता से अलग हट करके बंगाल को स्वतंत्र करता है और अपने आप को वहां का क्या बना लेता है, नवाब बना लेता है। जब मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बना तो उसको ऐसा लगा कि हमको जो है बंगाल के शासन प्रशासन की व्यवस्था में कुछ बदलाव करना चाहिए। अब क्या बदलाव करे, क्योंकि बंगाल पर अब तो जो है मुगल का शासन है नहीं, मुगल के सत्ता में बंगाल है नहीं, मुगल पर तो शासन प्रशासन अब हमारा रहेगा। तो बंगाल में सबसे पहले मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नाम के जगह को बसाया, मुर्शिदाबाद नाम के जगह को बसाया। किसको बसाया? मुर्शिदाबाद नाम की जगह को बसाया। उस जगह की नाम दिया मुर्शिदाबाद और उस मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाई, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई। तो ये चीज यहां से याद रखेंगे कि बंगाल की राजधानी कहां, तो मुर्शिदाबाद। अब मुर्शिदाबाद से पहले बंगाल की राजधानी कहां थी, तो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। कहां हुआ करती थी? ढाका। जब मुगल का शासन प्रशासन था, जब ये बंगाल मुगल सत्ता के अधीन में था, तो बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। तो ढाका से राजधानी परिवर्तन करके जो है कौन, मुर्शिद कुली खां जो है कहां राजधानी लाया, सबसे पहले मुर्शिदाबाद लाया। जब मुर्शिद कुली खां अपने आप को नवाब घोषित किया बंगाल का, जब अपने आप को नवाब घोषित किया तो कई सारे अधिकारियों ने इसका विरोध किया, कई सारे अधिकारी या मंत्रियों ने जो है इसका विरोध किया था। जैसे कि जो विरोध किया वो सुजात खां, निजात खां, सुजात खां, निजात खां, सीताराम राय, इन सब लोगों ने किसके खिलाफ? मुर्शिद कुली खां के खिलाफ सुजात खां, निजात खां, सीताराम राय, इन सब लोगों ने जो है विरोध करना चालू किया, विरोध किया भी। लेकिन मुर्शिद कुली खां जो है योग्य शासक था, योग्य दीवान था वहां का। इसने जो है अपने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए, अपने साहस का परिचय देते हुए इन तीनों के माने कि सबके जितने भी लोग विरोध किए थे, सब विरोध को जो है दबा दिया, सबके विरोध को दबा दिया। उसके बाद मुर्शिदाबाद में अपने राजधानी को लाने के बाद मुर्शिद कुली खां बंगाल की शासन प्रशासन की व्यवस्था को अपने हाथ में लेता है। लेकिन मुगल के बादशाह को यह टैक्स देना बंद नहीं करता है। इसका मुख्य रूप से काम ही था बंगाल का टैक्स वसूलना। ये तो आया था अधिकारी बन करके, ये तो मुगल का अधिकारी ही तो था, मुगलों का ये अधिकारी था और ये दीवान था। जब ये यहाँ का नवाब बना बंगाल का, तो नवाब बनने के बाद मुगलों को टैक्स देना बंद नहीं किया, टैक्स देना जो है जारी ही रखा। और बंगाल की विकास के लिए जो है इसने सबसे पहले किसानों के लिए तकावी ऋण की व्यवस्था की। किसकी व्यवस्था की? तकावी ऋण। अब ये तकावी ऋण क्या होता है? तो ये तकावी ऋण जो होता है अग्रिम राशि यानी कि अग्रिम ऋण कहलाता है। जैसे कि आप गांव समाज में देखते होंगे, ऐसे भारत जो है गरीब देशों की श्रेणी में अभी भी है, क्योंकि यहाँ के किसानों की दुर्दशा तो उतना है ठीक है नहीं। कई सारे किसान गरीब भी हैं, कई सारे क्या अधिक सारे किसान जो है गरीबी अवस्था में ही जी रहे हैं और कई सारे किसान अमीर भी हैं। तो गांव देहात में देखे होंगे कि जब खेती का समय आता है, जैसे कि अभी जून जुलाई का समय चल रहा है, तो अभी धान का रोपनी होगा, धान बोआएगा खेत में।
तो किसानों के पास खेती करने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो किसान जो है कहाँ जाते हैं, अपने गांव के सेठ महाजन के पास जाते हैं और उसके बाद जो है शुद्ध ब्याज पर जो है पैसा लेते हैं और वो पैसा लेकर के खेती करते हैं और खेती करने के बाद जो अन्न पानी उपजता है उसको बेच करके वो फिर अपने सेठ को पैसा चुकाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसान क्या है, मतलब उनकी दुर्दशा ठीक नहीं है, तभी तो वो खेती करने से पहले ऋण लेते हैं और उसके बाद खेती करने के बाद जो उपज पैदावार होती है उसको बेच करके ऋण चुकाते हैं। तो मुर्शिद कुली खान ने किसानों के लिए तकावी ऋण का व्यवस्था किया, मतलब हम किसानों को अग्रिम राशि देंगे, खेती करने से पहले अग्रिम राशि देंगे और उस राशि से जो है किसान खेती करेंगे और उसके बाद खेती करने के बाद उनको अनाज पानी बेच करके जो पैसा होगा वो कम से कम दर पर हमें वो लौटा देंगे। तो तकावी ऋण का शुरुआत कौन किया था, मुर्शिद कुली खां। ये किसानों के हित में सोचा मुर्शिद कुली खां। उसके बाद एक ये प्रथा लाया जिस प्रथा का नाम था इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा। ये प्रथा क्या था, तो ये टैक्स या कर वसूलने का प्रथा था। इस प्रथा के तहत कर वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था। तो इजारेदारी प्रथा के बारे में याद रखेंगे कि इजारेदारी प्रथा कौन लाया था, तो इजारेदारी प्रथा मुर्शिद कुली खां लाया था। तकावी ऋण की शुरुआत कौन किया था, तो तकावी ऋण की शुरुआत यही मुर्शिद कुली खां ने किया था। तो ये सब तमाम छोटी छोटी पॉइंट थी, इसको जो है ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है कि मुर्शिद कुली खां अपना शासन प्रशासन चला रहा होता है, किसानों के लिए अग्रिम ऋण का भी व्यवस्था कर दिया। उसके बाद मुगलों को टैक्स देना भी जारी रखा और धीरे धीरे समय बीतते जाता है। उसके बाद मुर्शिद कुली खां की हो जाती है मृत्यु। मुर्शिद कुली खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है और यह जो मृत्यु होती है 1727 ईस्वी में होती है। मुर्शिद कुली खां का निधन कब हो जाता है, 1727 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है। मुर्शिद कुली खां का जब निधन हो जाता है तो होता क्या है कि मुर्शिद कुली खां के पास मतलब कोई भी संतान नहीं था। मुर्शिद कुली खां को कोई भी संतान नहीं था। तो जब इसका निधन हो गया तो भाई अब बंगाल का नवाब बने तो कौन बने, कोई संतान तो था नहीं, पुत्र नहीं था, पुत्री थी पुत्र नहीं था। तो उसके बाद जो है यहाँ का जो बंगाल का जो अगला नवाब बनता है उस नवाब का नाम रहता है शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन, और ये शुजाउद्दीन जो है मुर्शिद कुली खां का दामाद रहता है। दामाद शुजाउद्दीन कौन रहता है, मुर्शिद कुली खां का दामाद रहता है, क्योंकि उसको तो पुत्र था नहीं जिसको नवाब बनाएगा, इसकी पुत्रियां थी। तो अपने दामाद शुजाउद्दीन को उत्तराधिकारी घोषित करके मरता है और उसके बाद शुजाउद्दीन बंगाल का अगला नवाब बनता है। और ये जो है अपना शासन प्रशासन 1729 से 1739 तक चलाता है। 1729 से 1739 तक चलाता है। ये सब ईस्वी उतना ध्यान में नहीं रखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन क्रम याद रखना जरूरी है कि किसके बाद कौन बना। और जब वो नवाब बना तो अपने शासन प्रशासन के समय के दौर में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम किया, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बनता है, शुजाउद्दीन, जो कि उसका दामाद रहता है। शुजाउद्दीन जो है जैसे मुर्शिद कुली खां शासन प्रशासन का काम चलाता था उस चीज को जो है उसके कार्य को इसने जारी रखा, कोई बदलाव नहीं किया शासन प्रशासन की व्यवस्था में। जैसे मुर्शिद कुली खां मुगल बादशाहों को टैक्स देना जारी रखा था, इसने भी शुजाउद्दीन ने भी मुगल बादशाहों को टैक्स देना जारी रखा, टैक्स देना बंद नहीं किया, टैक्स देना जारी रखा। और इसने शुजाउद्दीन ने बिहार को सैद्धांतिक तौर पर बंगाल में मिलाया। बिहार को सैद्धांतिक तौर पर बंगाल में कौन मिलाया, शुजाउद्दीन मिलाया। इस चीज को आप याद रखेंगे, ये बिहार से रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखेंगे कि सैद्धांतिक तौर पर बिहार को बंगाल में कौन मिलाया था, तो शुजाउद्दीन मिलाया था। शुजाउद्दीन मिलाया था। धीरे धीरे समय बीतता है और ये जो है नीति में जो अपनी यहाँ की शासन प्रशासन चलाने की व्यवस्था इसके ससुर जी, मतलब इसके ससुर
इसके ससुर जो मुर्शिद कुली खां जो शासन प्रशासन की व्यवस्था जिस तरह से कर रहा था उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, मतलब इन्हें अहस्तक्षेप की नीति अपनाया। अहस्तक्षेप मतलब जैसे चला आ रहा था उसी प्रकार से ये चलाया, कोई हस्तक्षेप नहीं किया, यानी कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाए। धीरे धीरे शासन प्रशासन करते करते इसका भी समय बीतता है और शुजाउद्दीन की भी मृत्यु हो जाती है। शुजाउद्दीन की भी मृत्यु हो जाती है। और शुजाउद्दीन की मृत्यु कब हो जाती है? 1739 में। 1739 में शुजाउद्दीन एक काम और ये करता है कि बिहार को सैद्धांतिक तौर पर बंगाल में मिलाने का कार्य किया, बंगाल में मिलाया बिहार को सैद्धांतिक तौर पर, और बिहार का उप सूबेदार अलीवर्दी खां को नियुक्त किया। अलीवर्दी खां बिहार का उप सूबेदार किसको नियुक्त किया? अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। कौन? तो ये शुजाउद्दीन। उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद शुजाउद्दीन का जो पुत्र होता है वो बनता है अगला नवाब। बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है? तो शुजाउद्दीन का पुत्र बनता है। ठीक, और इसका नाम रहता है सरफराज खां। सरफराज खां। तो देख रहे हैं मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना? शुजाउद्दीन बना। शुजाउद्दीन के बाद कौन बना? सरफराज खां बना। ये सरफराज खां भी जो था यह बंगाल का योग्य नवाब नहीं था। ये भी जो है उसी तरीका से जैसे मोहम्मद शाह रंगीला, एकदम रंगीला बादशाह था, महिला प्रेमी था, एकदम महिलाओं के प्रेम जाल में फंसा रहता था, दिन रात अयाशी करता था। सेम उसी के तरह ये भी रंगीला बादशाह था सरफराज खां। ये भी एकदम रंगीला मिजाज का था। तो ये इतिहास में एक चीज ये भी सीखने का विषय है, इतिहास ये भी सिखाने का ये कार्य करता है कि आप ये सब चीजों से ये सीख सकते हैं कि महिला के जाल में या महिला प्रेमी जो बादशाह रहा है या जो बादशाह अयाशी रहा है उसके राज्य की जो है विनाश ही नहीं संपूर्ण विनाश हुई है महिला के प्रेम के जाल में फंसने के कारण। तो सरफराज खां जो था ये भी रंगीला बादशाह था एकदम। इसको भी शासन प्रशासन से बंगाल में कहा क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो सबसे मतलब नहीं रहता था। ये भी अयाशी में अपना दिन गुजारता था। जब अलीवर्दी खां को पता चला बिहार का उप सूबेदार इसके पिता मतलब नवाब ये सरफराज खां के बाप जो था शुजाउद्दीन एक पिता, वो तो बिहार के उप सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया था। अलीवर्दी खां को इस चीज का पता चल गया कि बंगाल का जो अभी नवाब बना है ना शुजाउद्दीन के बेटा यानी कि सरफराज खां जो बंगाल का अभी नवाब बना है वो दिन रात अयाशी भोग विलास की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। उसको बंगाल के शासन प्रशासन से कोई मतलब है नहीं। जब अलीवर्दी खां को पता चला तो अलीवर्दी खां जो है तेज तरार दिमाग का आदमी था, तेज तरार मतलब दूरदर्शी सोच का आदमी था। अलीवर्दी खां क्या काम किया? बंगाल पर चढ़ाई कर दिया फटाक से। अलीवर्दी खां क्या किया? बंगाल पर चढ़ाई कर दिया। जब बंगाल पर चढ़ाई कर दिया तो इसको पता चला सरफराज खां को। सरफराज खां सोचा कि कहां हम बंगाल के नवाब हैं और कहां अलीवर्दी खां बिहार का उप सूबेदार है जिसको हमारे बाप ने उसको बनाया है, वो हमारा करेगा ही तो क्या करेगा। इस घमंड से चूर व्यक्ति ने सरफराज खां ने अलीवर्दी खां से जा भिड़ा। अलीवर्दी खां का तो पहले से प्लानिंग था ही, वो तो कुछ करेगा नहीं, एकदम उसको भोग विलास में डूबा हुआ व्यक्ति है, उसको राजपाट से मतलब है ही नहीं। अलीवर्दी खां इसको कमजोरी को जानता था और ये चढ़ाई किया बंगाल पर। ये सरफराज खां तमतमाया और जो है ये दोनों में युद्ध हुआ। और सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध को गिरिया के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम से जानते हैं? गिरिया के युद्ध के नाम से जानते हैं। और गिरिया जो है बंगाल में है। गिरिया कहां है? बंगाल में है। और ये जो युद्ध हुआ था 1740 में हुआ था। 1740 में हुआ था गिरिया का युद्ध। और अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच युद्ध होता है जिसमें अलीवर्दी खां की जीत होती है और सरफराज खां की हार होती है। इस युद्ध में अलीवर्दी खां जीत जाता है, सरफराज खां की हार होती है। अलीवर्दी खां ने सरफराज खां की हत्या कर देता है और इसको हत्या करके बंगाल का नवाब बनता है। तो सरफराज खां के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है? अलीवर्दी खां बनता है।
किस युद्ध में इसको हरा करके, किस युद्ध में इसकी हत्या करके, तो गिरिया के युद्ध में इसकी हत्या करके। और गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 में हुआ। तो इस चीज को जो है आप ध्यान में रखेंगे, ये छोटी छोटी पॉइंट को। अब अगला नवाब कौन बनता है? तो अली वर्दी खां बनता है। अगला नवाब कौन बनता है? अली वर्दी खां बनता है। जब बंगाल का अगला नवाब अली वर्दी खां बना, कौन बना? अली वर्दी खां। तो जब बंगाल का अगला नवाब अली वर्दी खां बना, तो मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह था, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो था, उसने अली वर्दी खां को बंगाल का नवाब की जो स्वीकृति थी वो स्वीकृति प्रदान नहीं किया। मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह था, अली वर्दी खां को बंगाल के नवाब की स्वीकृति प्रदान नहीं किया। जब स्वीकृति प्रदान नहीं किया तो अली वर्दी खां क्या काम किया कि ये 2 करोड़ रुपया घूस दिया। 2 करोड़ रुपया घूस दिया किसको? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को। और 2 करोड़ रुपया घूस देकर के बंगाल की स्वीकृति की प्रदान, मतलब बंगाल के नवाब की स्वीकृति ली। बंगाल के नवाब की स्वीकृति ली मुगल बादशाह से। कौन? अली वर्दी खां। और बंगाल के नवाब जो मुर्शिद खां बना था, मुर्शिद कुली खां, उसने भी मुगल बादशाहों को टैक्स देना जारी रखा। मुर्शिद कुली खां के बाद जो सुजाउद्दीन बना, उसने भी टैक्स देना जारी रखा। और सुजाउद्दीन के बाद उसका पुत्र सरफराज खां बना, उसने भी मुगल बादशाह को टैक्स देना जारी रखा। लेकिन जब अली वर्दी खां 2 करोड़ रुपया देकर के मोहम्मद शाह रंगीला से बंगाल के नवाब की स्वीकृति की प्रदान जब ले ली, इसको स्वीकृति मिल गई कि तुम ही बंगाल का नवाब बनोगे, तुमको हम घोषणा करते हैं, तुमको हम स्वीकृति देते हैं, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को इसने टैक्स देना बंद कर दिया। वो भी रंगीला बादशाह था, उसको भी जो है मुगल राज्य में शासन प्रशासन से उतना मतलब नहीं रहता था, और उसके बारे में भी ये जानता था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां जो है मुगल बादशाह रंगीला के बारे में भी जो है जानता था कि उसकी भी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, और वो करेगा ही तो मेरा क्या कर लेगा। और अली वर्दी खां ने टैक्स देना बंद कर दिया। मुगल बादशाह को टैक्स देना सबसे पहले बंद कौन किया? तो अली वर्दी खां ने बंद किया। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे कि मुगल बादशाह को टैक्स देना बंद कौन किया था? अली वर्दी खां ने बंद किया था। अली वर्दी खां के समय होता क्या है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी, अली वर्दी खां के समय अंग्रेज जो है कलकत्ता में किले का निर्माण करना शुरू कर देता है। मतलब चारों तरफ से किलेबंदी का निर्माण करना शुरू कर देता है अंग्रेज। और फ्रांसीसियों ने चंद्रगिरी में किले का निर्माण करना शुरू कर देता है। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी कलकत्ता और चंद्रगिरी में किले का निर्माण करना शुरू कर देता है, ये बात अली वर्दी खां को पता चलता है। तो अली वर्दी खां ने अंग्रेज और फ्रांसीसियों को समझाया और उसने कहा कि आप व्यापारी हैं, आप यहाँ पर भारत में व्यापार करने आए हैं, आप बिजनेस करने के पर्पज से आए हैं, आपको किस बात का डर है? आप तो व्यापारी है ना, आप व्यापारी कीजिए, अगर आपको कुछ होता है तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। यहाँ पर किलेबंदी करने की क्या जरूरी है? किलेबंदी करने का तो कोई जरूरी है नहीं। आपको कुछ ऐसा समस्या होगा, उसके लिए हम नवाब है बंगाल के, आपकी सुरक्षा का जिम्मेदारी हम लेते हैं। और इसका बात अली वर्दी खां का बात अंग्रेज ने माना भी, क्योंकि अली वर्दी खां अपने आप में एक शक्तिशाली नवाब था। इसका बात अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने माना भी और किलेबंदी को करना रोक दिया, बंद कर दिया। फिर क्या होता है? अली वर्दी खां अंग्रेजों के बारे में कहा करता था कि अंग्रेज जो है मधुमक्खी के समान है। अंग्रेज किसके समान है? मधुमक्खी के समान है। अंग्रेज के बारे में इसका मानना यह था कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, वो हमें शहद देती रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेज भारत में व्यापार करती रहेगी, तो यहाँ की जो है राज्य व्यवस्था में जो है
राज्य व्यवस्था को फायदा होगा, है कि नहीं। व्यापार करेगी तो स्वाभाविक रूप से अंग्रेज को फायदा होगा, और वह टैक्स के रूप में, कर के रूप में जब यहाँ की सरकार को देगी, यहाँ की सत्ता को देगी, तो यहाँ भी विकास किया जा सकता है। तो उसके बारे में इसका यह मानना था कि अंग्रेज क्या है, मधुमक्खी है। अगर उसको छेड़खानी उसके साथ न किया जाए तो वो जो है हमें शहद देती रहेगी, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ किया जाए तो वो हमें काट काट कर मार डालेगी। तो ये कथन आप ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेज जो है मधुमक्खी है, अगर उसके साथ छेड़खानी न किया जाए तो वो शहद देगी, और यदि छेड़खानी कर दिया जाए तो काट काट कर मार डालेगी। ये कथन किसका था? तो ये अलीवर्दी खां का था। अलीवर्दी का मानना था अंग्रेजों के बारे में। अलीवर्दी के समय और क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। जब ये शासन प्रशासन कर रहा होता है अलीवर्दी खां, तो इसके समय क्या होता है कि बंगाल पर मराठों का आक्रमण होता है। मराठा का क्या होता है? आक्रमण होता है। मराठों का आक्रमण होता है। कहां होता है? बंगाल पर होता है। बंगाल पर मराठों का आक्रमण होता है, और मराठा के पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव पेशवा बोले तो प्रधानमंत्री। मराठा का जो शासन था वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र पर था, और महाराष्ट्र से मराठों ने दिल्ली के तरफ भी, यानी कि उत्तर की तरफ भी अपने राज्य को फैलाने के लिए, अपने राज्य को विस्तार करने के लिए उत्तर की तरफ भी कोशिश किया, और इधर अटक से लेकर के, कटक से लेकर के अटक तक भी उसने अपने राज्य को फैलाने का प्रयास किया। कौन? मराठों ने। तो मराठा के पेशवा जो बालाजी बाजीराव थे, जिसको नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, नाना साहब, इसने 1740 की ईस्वी के आसपास में, 1740 ईस्वी के आसपास में जो है ये क्या काम किए? बंगाल पर आक्रमण हुआ। किसका? मराठों का आक्रमण हुआ बंगाल पर। जब मराठों का आक्रमण बंगाल पर हुआ तो इस युद्ध में अलीवर्दी खां की हार हो गई, और मराठों की क्या हो गई? जीत हो गई। मराठों की जीत हुई और अलीवर्दी खां की हार हुई। जब युद्ध में किसी की हार किसी की जीत होती है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है समझौता। जब अलीवर्दी खां की हार हो जाती है, मराठा जीत जाता है, उसके बाद इस दोनों में क्या होता है? समझौता। और इस समझौता के तहत मराठों को उड़ीसा का क्षेत्र दिया गया। इस समझौता के तहत जो है उड़ीसा का क्षेत्र दिया गया। किसको? मराठों को। अलीवर्दी खां जो है यह भी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति था, बहुत दूरदर्शी आदमी था। इसने सोचा कि इस युद्ध में जो है अभी हम हार गए हैं, अगर हम इस समझौता के तहत अगर हम कुछ बातों को नहीं मानते हैं तो अभी हमारे हाथ से उड़ीसा जा रहा है, हो सकता है मेरे हाथ से बंगाल भी कहीं न निकल जाए, मेरे हाथ से कहीं बंगाल भी न निकल जाए। इसलिए जो है अपने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया, और उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे देने के बाद जो है 6 लाख रुपया वार्षिक कर के रूप में, मतलब इसने समझौता किया कि हम आपको उड़ीसा का क्षेत्र हम आपको देते हैं, और प्रत्येक साल हम आपको 6 लाख रुपया वार्षिक टैक्स के रूप में देंगे। वार्षिक कर के रूप में हम आपको देंगे। इन दो चीजों को अलीवर्दी खां ने स्वीकार किया, और इस युद्ध में समझौता के तहत इस दो चीजों को जो है अलीवर्दी खां स्वीकार करता है। उसके बाद 1756 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1756 में किसकी मृत्यु हो जाती है? अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, यानी कि निधन हो जाता है 1756 ईस्वी में। 1756 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। मिटा दें? जब 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो अलीवर्दी खां को भी कोई पुत्र नहीं था। अलीवर्दी खां को भी कोई पुत्र नहीं था। इसकी मात्र 3 बेटियां थी। अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी। तो अपने मृत्यु से पहले जो है इसने उस तीनों बेटी में तीनों जो दामाद था वो भी सबके सब अयोग्य था, सब गंजेरी भंगेरी टाइप का था, वो सबके सब अयोग्य था, वो भी कोई योग्य नहीं था। तो अलीवर्दी खां ने बहुत सोच विचार करके अपना एक नाती,
अपना एक नाती जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान ने अपना एक नाती जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको जो है घोषणा किया, उसको जो है मनोनीत किया कि मेरे बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बनेगा, सिराजुद्दौला बनेगा। अलीवर्दी खां के बाद जो बंगाल का नवाब बनता है वो सिराजुद्दौला अपने ही मन से नहीं बन जाता है, क्योंकि अलीवर्दी खां के पास तो कोई पुत्र था नहीं, 3 की 3 बेटियां थी, और 3 की 3 बेटियां थी, और उसका जो हस्बैंड सब पति सब जो था वो भी तीनों के तीनों क्या था, निकम्मा निठल्ला था। तो अलीवर्दी खां सोचा कि अपना एक नाती जो सिराजुद्दौला जो सबसे समझदार है, होशियार है, तेज तर्रार है ना, पढ़ा लिखा आदमी है, अपने नाती को मनोनीत करके मारा, और उसके बाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल का अगला नवाब बनता है। अगला नवाब कौन बनता है, सिराजुद्दौला बनता है। ये सिराजुद्दौला जो था ये महज 1 साल तक नवाब के पद पे रहता है। 1756 से लेकर के 1757 तक महज 1 साल तक ये अपने पद पे रहता है, और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु कैसे होती है तो ये जानते हैं। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो इसके घर परिवार वालों ने ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे कि इसकी एक मौसी थी, और उसकी मौसी का नाम था घसीटी बेगम। उसकी मौसी का नाम था घसीटी बेगम, जो ढाका की क्या थी, ढाका की महारानी थी। ढाका की महारानी थी इसकी मौसी घसीटी बेगम, और इसका मौसेरा भाई था वही घसीटी बेगम का पुत्र, जिसका मौसेरा भाई हुआ, जिसका नाम था साकेत जंग। और साकेत जंग जो है यहाँ बिहार के पूर्णिया का नवाब था। बिहार का पूर्णिया का नवाब था साकेत जंग, और इसकी घसीटी बेगम मौसी थी। यही मौसी और मौसेरा भाई जो है मिलकर के इसके खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। घसीटी बेगम चाहती थी कि इस बंगाल का नवाब जो है मेरा बेटा साकेत जंग बने, लेकिन अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब मनोनीत करके मरा था कि मेरे बाद बंगाल का जो नवाब बनेगा वो मेरा नाती सिराजुद्दौला बनेगा। तो यही सब चीजों को लेकर के बंगाल में क्या होने लगा, बंगाल में नहीं इसके घर परिवार में क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा, विद्रोह होने लगा। जब सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना तो ये चारों तरफ से घिर गया, अपने परिवार से भी घिर गया। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर भी इसको धोखा दिया, अपने सेनापति से भी घिर गया। जो इसका भाई था मौसेरा भाई, वो विद्रोह कर दिया, अपने घर परिवार में भी घिर गया। और इन सब तमाम चीजों से घिर करके जो है ये ज्यादा दिन नहीं, 1 साल तक, 1 वर्ष तक अपना शासन प्रशासन चलाया। उसके बाद एक युद्ध होता है अंग्रेज से, और उस युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखते हैं होता क्या है। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों से जो है सिराजुद्दौला का न बनने का कारण है कि यह भी था कि 1717 ईस्वी में जब फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा यानी कि महाधिकार छूट दिया था। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर से उसको मैग्ना कार्टा यानी कि महाधिकार छूट मिला था, व्यापार में बहुत अधिक मात्रा में छूट मिला था। उस छूट को देने से सिराजुद्दौला ने मना कर दिया अंग्रेजों को। बोला कि उस समय जो है बंगाल पर शासन मुगल बादशाह का हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में बंगाल प्रशासन मुगल बादशाह का नहीं है, बंगाल प्रशासन किसका है, मेरा है, यानी कि सिराजुद्दौला का है। हम आपको 1717 वाला छूट नहीं देंगे। इस चीज से परेशान होकर के अंग्रेज बहुत नाखुश हुआ इससे, है ना। तो अंग्रेजों से इसे न बनने का कारण यह भी था। जब इसका मौसेरा भाई साकेत जंग और इसकी मौसी घसीटी बेगम ने इस चीज को लेकर के विद्रोह किया कि नहीं, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब नहीं बनेगा, मेरा बेटा नवाब बनेगा, तो इसकी मौसी घसीटी बेगम और साकेत जंग दोनों मिल करके जो है अंग्रेजों से जाकर के मिला। कौन, घसीटी बेगम और साकेत जंग, ये दोनों जो है अंग्रेज से जाकर के मिला। अंग्रेज से जाकर के मिला और अंग्रेज को ये बताई, घसीटी बेगम और साकेत जंग दोनों ने अंग्रेज को बताया कि से आप हमें मदद कीजिए, आप हमें किसी तरह बंगाल का नवाब बना दीजिए, हम आपको बहुत भारी मात्रा में व्यापारिक छूट देंगे, बहुत भारी मात्रा में आपको व्यापारिक छूट देंगे। जब अंग्रेज को इस बात की भनक लगी, अंग्रेज को जानकारी हुई, तो अंग्रेज को लगा कि इसके घर परिवार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, सब कुछ सही नहीं चल रहा है इसके घर परिवार में। इस चीज का फायदा उठा करके अंग्रेज ने
फिर से कलकत्ते की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। वही किलेबंदी जो कर रहा था, जिस पर अली वर्दी खान ने रोक लगाया था। अंग्रेज को जब पता चला इसके घर परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपस में विद्रोह हो रहा है, तो अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी फिर से करना शुरू कर दिया। जब अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी फिर से करना शुरू की, तो इस चीज का पता फिर से सिराजुद्दौला को लगा। जब इस चीज का पता सिराजुद्दौला को लगा कि अंग्रेज कलकत्ता में किलाबंदी कर रहा है, तो सिराजुद्दौला ने संदेश भेजवाया अंग्रेजों को, और संदेश भेजवा करके सिराजुद्दौला ने कहा कि से आप जो किलाबंदी वहां कर रहे हैं, उस किलाबंदी को रोक दीजिए। अंग्रेज सिराजुद्दौला की इस संदेश का उल्लंघन किया। अंग्रेज सिराजुद्दौला की बात को नहीं माना और किलाबंदी का जो है कार्य को जारी रखा। फिर सिराजुद्दौला को पता चला कि मेरा बात अंग्रेज माना नहीं है, कलकत्ता में वो जो है किलाबंदी जारी ही रखे हुए है। तो सिराजुद्दौला अपना सेना, दल बल, सैनिक के साथ कलकत्ता पर चढ़ाई करता है। अब देखिए क्या होता है आगे। सिराजुद्दौला अपना सैनिक के साथ, अपने सेना के साथ कलकत्ता के उस जगह पर चढ़ाई करता है जहां पर अंग्रेज किलाबंदी कर रहा होता है। जब सिराजुद्दौला उस जगह पर पहुंचता है, तो वहां पर जो अंग्रेज अधिकारी थे, जिसका नाम था मीन चीन, और एक और अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था रोजर ड्रेक और मीन चीन, ये दोनों जो है, और वहां के और जो आसपास में जितने भी अंग्रेज सैनिक थे, वो सब भाग करके सिराजुद्दौला के सैनिक और साहस को देखते हुए वो जो है भाग करके कुल्टा नामक बंदरगाह में जाकर के छिप जाता है। कहां छिप जाता है? कुल्टा नामक बंदरगाह में जाकर के छिप जाता है। अब सिराजुद्दौला गया था अपना सैनिक के साथ, दल बल के साथ। जब वो सब भाग करके कुल्टा नामक बंदरगाह में छिप जाता है, सिराजुद्दौला को और जोर से गुस्सा आता है। उसके बाद सिराजुद्दौला वहां से 146 अंग्रेज को पकड़ता है, 146 फिरंगियों को पकड़ता है। 146 अंग्रेज फिरंगियों को पकड़ करके एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर देता है, और बंद करके रात भर उसी में छोड़ देता है। किसको? 146 अंग्रेजों को पकड़ करके सिराजुद्दौला उसी में बंद कर देता है। छोटा सा कोठरी रहता है उसमें, और बंद करके रात भर छोड़ देता है छटपटाने के लिए। जब सुबह में उस कोठरी को खोला जाता है, तो मात्र के मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। 146 को बंद किया, 146 में से 123 को मर गया, और मात्र 23 गो अंग्रेज जिंदा बचा था। तो इसी घटना को जो है काल कोठरी घटना के नाम से जाना गया। इसी घटना को काल कोठरी घटना के नाम से जाना गया। किस घटना को? वही घटना को जो सिराजुद्दौला 146 गो अंग्रेज व्यक्ति को पकड़ के एक रूम में बंद कर दिया था, और सुबह जब खोल करके देखा तो मात्र के मात्र 23 गो ही व्यक्ति जिंदा था। अब काल कोठरी घटना तो हो चुका, ठीक है, काल कोठरी घटना हो चुका। उसके बाद होता क्या है, ये जो घटना हुआ यह 20 जून 1756 को हुआ। 20 जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 20 जून 1756। ये एक बार नहीं कई बार इधर लिख देते हैं इस डेट को। 20 जून 1756 को काल त्रासदी ब्लैक होल, इसको ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं, काल कोठरी की भी घटना कहते हैं, काल त्रासदी के भी नाम से जाना जाता है। 20 जून 1756 को यह घटना घटी थी, जब 23 लोग जब जिंदा बचा। उसी में से एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हॉवेल, और उसी अंग्रेज अधिकारी ने इस घटना की जानकारी दी। अब हुआ क्या, फिर काल कोठरी का घटना घट गया। उसके बाद सिराजुद्दौला क्या करता है कि कलकत्ता का जो है शासन प्रशासन, यानी कलकत्ता के व्यापारी रहता है जिसका नाम रहता है मानिकचंद। कलकत्ता का व्यापारी जिसका नाम रहता है, क्या नाम रहता है? मानिकचंद नाम रहता है। मानिकचंद नाम रहता है। मानिकचंद के हाथों कलकत्ता को क्या करता है? सौंप देता है। कौन? सिराजुद्दौला कलकत्ता को मानिकचंद के हाथे सौंप देता है, और उसके बाद अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला जाता है। अब हुआ क्या फिर इसके बाद, जब यह काल त्रासदी यानी कि काल कोठरी नामक
जब यह घटना घटित हुई, 123 गो अंग्रेज अधिकारी मर गया, 23 गो जिंदा बचा। तो आपको पूर्व में जो क्लास किए हैं उसमें हम ये चीज बताएं, आपको पूर्व में ये जानकारी होगी, आप इस बात से अवगत होंगे कि जब भारत में आया था शासन प्रशासन करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो उसने 3 गो मुख्यालय बनाया था। एक जिसमें से एक बंगाल मुख्यालय था, एक मद्रास मुख्यालय था और एक मुंबई मुख्यालय था। जब यह काल कोठरी की घटना घटित हुई तो यह बात धीरे धीरे फैली, अंग्रेज अधिकारियों को पता चला, यह बात जो है मुंबई मुख्यालय तक गई, यह बात जो है मद्रास मुख्यालय तक गई। अब जब भारत के नक्शा में जब आप इस तरह से देखेंगे तो यहां पर है बंगाल, यहां पर क्या है, बंगाल है, और यहां पर है मद्रास और यहां पर है मुंबई, यहां पर है मुंबई, यहां पर है मद्रास और यहां पर है बंगाल। तो यहां जब काल कोठरी की घटना हुई तो यहां मुख्यालय में खबर लगी, अंग्रेज तमतमाया, अंग्रेज तिलमिलाया। अब सोचिए, अब यहां से बंगाल जाना आसान है कि यहां से जाना आसान है? और उस समय जो है मुख्य मार्ग जो होता था आवागमन का, यातायात का मुख्य जो साधन होता था वो होता था समुद्र के रास्ते से, यानी कि जल मार्ग, यातायात का मुख्य साधन जल मार्ग हुआ करता था। और ये तीनों के तीनों समुद्र के किनारे पर ही तो बसे हुए हैं, तीनों के तीनों कहां है, समुद्र के किनारे पर ही तो है। तो जब अंग्रेजों को इस बात की खबर लगी तो यहां से, कहां से, मद्रास से अंग्रेज की एक टुकड़ी, अंग्रेज की एक सैनिक, अंग्रेज की एक सेना यहां से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता की ओर चल पड़ी। अंग्रेजों की एक टुकड़ी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता की ओर चल पड़ी। जब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक टुकड़ी कलकत्ता की ओर चलती है तो अंग्रेजों को पता लगता है यहां तो सिराजुद्दौला है नहीं, यहां कलकत्ता का शासन प्रशासन जो मानिकचंद नाम का व्यापारी है वो देख रहा है, क्योंकि अलीवर्दी खा इसके बाद कलकत्ता को मानिकचंद के हाथे देकर के लौट गया था। अंग्रेज अधिकारियों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने मानिकचंद को डरा धमका करके उसके ऊपर दबाव बना करके कलकत्ता को छीन लिया मानिकचंद से, यानी कि मानिकचंद को हटा करके कलकत्ता पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। जब अंग्रेजों ने कलकत्ता पर अपना कब्जा कर लिया और ये बात की जानकारी सिराजुद्दौला को लगी, तो सिराजुद्दौला सोचा से ठीक है कलकत्ता पर कब्जा कर ही लिया है तो चलिए अब समझौता किया जाए। सिराजुद्दौला पर भी अंग्रेजों ने दबाव बनाया, सिराजुद्दौला पर भी अंग्रेजों ने दबाव बनाया। अंग्रेजों ने डराने धमकाने का कोशिश किया सिराजुद्दौला को, लेकिन सिराजुद्दौला बहुत डर गया और अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए सिराजुद्दौला तैयार हो गया। जब अंग्रेजों के साथ सिराजुद्दौला संधि करने के लिए तैयार हो गया तो सबसे पहले अंग्रेज सिराजुद्दौला से यह संधि करवाया कि सबसे पहले हम कलकत्ता में जो है किला का निर्माण करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलकत्ता में किला का निर्माण करेंगे। उसके बाद 1717 में जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर वाला छूट हमें मिला था, व्यापारिक छूट, उस छूट को चाहिए। और उसके बाद युद्ध हार जाने में हमको यहां से यहां आने में जो खर्च हुआ है वो युद्ध हार जाना भी चाहिए, वो खर्च भी चाहिए। तो ये सब जो है तमाम चीजों पर सिराजुद्दौला के ऊपर दबाव बना करके अंग्रेजों ने संधि करवाया। जैसे किला का निर्माण हम कलकत्ता में करेंगे, आपको कोई रोक टोक नहीं करना होगा। उसके बाद सिराजुद्दौला वाला फर्रुखसियर वाला हमें 1717 में जो महाधिकार मिला था व्यापारिक छूट, वो छूट हमें चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को थोड़ा सा डराने का कोशिश किया, लेकिन सिराजुद्दौला बहुत डर गया और ये सब छूट को जो है सिराजुद्दौला ये सब छूट अंग्रेजों को दे दिया। उसके बाद फिर क्या होता है, अब अंग्रेज बदला लेने की फिराक में लग जाता है अंग्रेज अब बदला लेने के फिराक में लग जाता है। धीरे धीरे अंग्रेज अब चाल चलना शुरू कर देता है। ये जो 123 व्यक्ति जो उसका मरा था, 123 वो जो अंग्रेज मरा था, इस चीज का वो बदला लेने के फिराक में लग जाता है। और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, एक चीज आप यहीं से ध्यान में नोट कर लीजिए कि प्लासी का जो युद्ध होता है आगे चल करके, उस प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण यही काल कोठरी त्रासदी की जो घटना हुई थी, ब्लैक होल की जो घटना हुई थी, यही घटना यही घटना जो है प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण भी बनता है, यही घटना। जब अंग्रेजों को यह सब अधिकार मिल गया समझौता के तहत, तो उसने कलकत्ता में किला का निर्माण किया, फिर से अपना व्यापार करने लगा। उसके बाद अंग्रेजों ने छल करके, लोभ लालच दे करके
सिराजुद्दौला के आसपास के लोगों को अपने पक्ष में करने का काम किया, उसके आसपास के लोगों को अपने पक्ष में मिलाने का काम किया। ये लोग लालच दिया कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको जो है बंगाल का नवाब बना देंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिए, आपको हम इतना धन दौलत दे देंगे, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको इस अधिकारी पर नियुक्त कर देंगे। और ये सब की भनक सिराजुद्दौला को था नहीं, ये सब की भनक सिराजुद्दौला को था नहीं। सिराजुद्दौला के सेनापति बहुत ही योग्य सेनापति मीर जाफर हुआ करता था, बहुत ही योग्य सेनापति मीर जाफर हुआ करता था। और उस मीर जाफर को सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने पक्ष में मिलाने का काम किया। मीर जाफर को लोभ लालच दिया, इसे तुम जो है हमें सपोर्ट करो, हमारी मदद करो, हम तुमको बंगाल का नवाब बनाएंगे। और अंग्रेजों ने जब सिराजुद्दौला के आसपास के लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर चढ़ाई कर दी, उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर चढ़ाई कर दिया। सिराजुद्दौला को युद्ध के लिए ललकारा कि ऐ सिराजुद्दौला, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। सिराजुद्दौला सोचे कि हमारे पास मीर जाफर जैसा महान सेनापति है, हमारे पास इतना सारा सेना नायक है, सेनापति है, सैनिक है, वो अंग्रेज करेगा ही तो क्या करेगा। लेकिन सिराजुद्दौला को पता नहीं था कि हमारे पैर के नीचे की जमीन अब खिसक चुकी है, हमारे आसपास के लोग हैं वो अंग्रेज से जाकर के मिल चुके हैं। सिराजुद्दौला को यहाँ पर क्या करनी चाहिए था कि सिराजुद्दौला के अपने आसपास के लोगों को अपने पक्ष में मिलाकर के रखना चाहिए था। सिराजुद्दौला जो अपने आप में एक युवा भी था, है ना, 20-22 वर्ष की उम्र में जो है वह बंगाल का नवाब बना, और इस चीज को वह समझ नहीं पाया। युवा का जो एक उम्र होता है ना, 14-15 साल से लेकर के 24-25 साल की उम्र में, 20-22 की उम्र में, ये जो बीच का जो 8-10 साल का जो डिफरेंस है, इसमें युवा जो है बहुत अपने आप में जोश से भरे होते हैं। वो दूसरा का बात वो जल्दी सुनना पसंद नहीं करते हैं, तुरंत एग्रेसिव हो जाएंगे। तो सिराजुद्दौला को सोचना चाहिए उस टाइम कि हमारे घर परिवार में आपसी मतभेद है, मौसी जो है अलग रूठी हुई है, मौसेरा भाई अलग रूठा हुआ है, हमारा सेनापति हमसे कहीं ना कहीं नाखुश रहता है। तो सिराजुद्दौला को चाहिए था कि हम सबको मिला करके रखें, हम सबको आपस में मिला करके रखें, तब हम अंग्रेजों से सामना करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती हुई सिराजुद्दौला की कि उसने अपनी मौसी को मना करके नहीं रख पाया, है ना। कहीं ना कहीं अपनी मौसी को अपने घर परिवार में मिलाने का काम करता, उसके बाद जो है सेनापति को खुश रखता हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जो लोग हैं सिराजुद्दौला से रुष्ट थे, इसी वजह से जो है जाकर के अंग्रेज से मिल गया और इस चीज का फायदा अंग्रेज उठाया। तो जब अंग्रेजों ने बंगाल पर चढ़ाई किया और सिराजुद्दौला को युद्ध के लिए ललकारा, तो सिराजुद्दौला को लगा कि हमारे पास तो मीर जाफर जैसा सेनापति है, वो हमें कर क्या लेगा, वो हमें कर क्या लेगा। और उस युद्ध को ये सिराजुद्दौला ने एक्सेप्ट किया कि आओ ठीक है, हम तुमसे युद्ध हम लड़ेंगे। और प्लासी के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध एक युद्ध नहीं था, वो एक जो है षड्यंत्र था, वो एक षड्यंत्र अंग्रेजों की तरफ से रचा ही गया था। एक षड्यंत्र ही था कि सिराजुद्दौला के आसपास के लोगों को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर लिया, उसके सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया, और इस षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के लिए सिराजुद्दौला को ललकारा। अब अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी जो है भागीरथी नदी के तट पर बंगाल में एक जगह है, वहां पर जो है प्लासी का युद्ध होता है। और वहां से जो है सिराजुद्दौला के तरफ से उसकी सैनिक आती है, और अंग्रेज सैनिक के तरफ से जो नेतृत्व करता है उसका नाम रहता है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम रहता है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। इधर से रहता है अंग्रेजी सैनिक और इधर से रहता है सिराजुद्दौला। जब ये दोनों के बीच प्लासी नामक स्थान पर भागीरथी नदी के तट पर जो प्लासी बसा हुआ उस जगह पर जब युद्ध होती है, जब सिराजुद्दौला को पता चलता है कि हमारा जो सेनापति है वो मीर जाफर हमारे तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आया ही नहीं है, हमारे तरफ से युद्ध लड़ने के लिए मीर जाफर आया ही नहीं है, तो इसके तरफ से एक छोटी सी टुकड़ी होती है और उस छोटी सी टुकड़ी का नाम रहता है मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल ये सब जो है इसके सेना में रहते हैं। तो मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व में जो है घंटा 1.5 घंटा के आसपास युद्ध चलता है, और मीर मदान और मोहनलाल जो है
इस युद्ध में मारा जाता है। ये दोनों इस युद्ध में मारा जाता है और सिराजुद्दौला उदास होकर के जो है इस युद्ध से लौट जाता है। जब सिराजुद्दौला इस युद्ध से लौट रहा होता है तो रास्ते में वही मीर जाफर जो इसका कभी सेनापति हुआ करता था, उस मीर जाफर का पुत्र मीरन जो है इस सिराजुद्दौला के रास्ते में क्या कर देता है, हत्या कर देता है। सिराजुद्दौला का हत्या कर देता है। उसके बाद जब इस युद्ध में सिराजुद्दौला मर जाता है, इसकी हार हो जाती है, तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लासी का युद्ध हुआ था तो कब हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था तो कब हुआ था, तो जो ये प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757, ये जो है डेट और ईस्वी के साथ याद रखेंगे। 23 जून 1757 बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो काल कोठरी की जो घटना हुई थी ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों डेट और ईस्वी दोनों याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पर सिराजुद्दौला युद्ध में मारा जाता है। मीर जाफर जो है युद्ध करने के लिए आता नहीं है और मीर जाफर को अंग्रेजों ने तो यह लोभ लालच देकर के ही रखा था कि तुम हमारे तरफ से हमें मदद करो, तुम उस युद्ध में नहीं आना, हम तुमको क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इस प्लासी के युद्ध के बाद जब इस अंग्रेज की जीत होती है तो इस अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना कब्जा करने का काम किया और कब्जा करना ही नहीं, सबसे पहले राजनीतिक में हस्तक्षेप करने का काम किया। राजनीति सत्ता में हस्तक्षेप करने का काम किया। राजनीति सत्ता में हस्तक्षेप करने का मतलब यह है कि जिसको हम चाहेंगे उसको हम बंगाल का नवाब बनाएंगे और जिसको हम नहीं चाहेंगे उसको बंगाल का नवाब नहीं बनाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कहानी समझ गए। अब आगे देखते हैं। जब 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध हो जाती है और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है, यह तो युद्ध था ही नहीं, यह षड्यंत्र था। भले ही इस प्लासी को युद्ध को इतिहासकारों ने युद्ध माना हो या ना माना हो, भले ही षड्यंत्र माना हो, लेकिन अंग्रेजों की सत्ता, प्रभु सत्ता बंगाल में यहीं से स्थापित होती है और अंग्रेज जो है यहां से बंगाल की राजनीति में अपना दखल करना शुरू करते हैं। और दिए गए लोभ लालच के अनुसार अंग्रेज जो है बंगाल का नवाब किसको बना देता है, मीर जाफर को बना देता है। बंगाल का नवाब कौन बनता है, मीर जाफर बनता है, मीर जाफर। और मीर जाफर जो है ये तो अंग्रेजों के कृपा से नवाब बना था। अब अंग्रेज इस मीर जाफर को जैसे कहता था वैसे करता था, जैसे कहता था वैसे कहता था। इसका मतलब मीर जाफर ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों का गीदड़ था। अंग्रेजों का क्या था, ये गीदड़ था या गधा था। इसको दो चीज की संज्ञा दिया गया कि अंग्रेजों का गीदड़ यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। उस टाइम तो जो है ये प्लासी का युद्ध का नेतृत्व कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव ही किया था, वही अधिकारी था और वही बंगाल के जो है राजनीतिक प्रशासन में जो है हस्तक्षेप किया। तो रॉबर्ट क्लाइव के इशारा पर ये मीर जाफर नाचता था, जैसे कहता था वैसे करता था। जब रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को यहाँ बंगाल का नवाब बना देता है तो मीर जाफर बंगाल का खजाना ही रॉबर्ट क्लाइव को सौंप देता है। मीर जाफर बंगाल का खजाना ही रॉबर्ट क्लाइव को सौंप देता है और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के खजाना से बहुत धन की प्राप्ति होती है, बहुत धन की प्राप्ति होती है। वही बंगाल जो एक समय अली वर्दी खां के समय भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला बंगाल था, वही बंगाल अब कंगालो धीरे धीरे होने लगता है। जब मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल की ये खजाना जब सौंप देता है तो रॉबर्ट क्लाइव को जो है बहुत सारा धन की प्राप्ति होती है और रॉबर्ट क्लाइव जो है धन लेकर के कहां पहुंचता है, लंदन यानी कि ब्रिटेन पहुंचता है, लंदन ब्रिटेन पहुंचता है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव पढ़ने में बहुत तेज तर्रार आदमी नहीं था, एकदम बेवकूफ टाइप का आदमी था वो। पहले जब उसके माँ बाप ने जब रॉबर्ट क्लाइव को घर से निकाल दिया था तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी कंपनी के संपर्क में आता है और उस कंपनी में काम करने के लिए जो है भारत आगमन होता है इसका, भारत में आता है काम करने के लिए और एक कंपनी के छोटा सा पद क्लर्क के पद पर ही काम कर रहा होता है। और धीरे धीरे ये दूरदर्शी था, तेज तर्रार का था, भले ही पढ़ने लिखने में कमजोर था लेकिन यह तेज बुद्धि का आदमी था। और धीरे धीरे जो है अंग्रेजी कंपनी में यह पदाधिकारी बनता है, अधिकारी बनता है। और जब यहां से जब ब्रिटेन लौट करके पहुंचता है, लंदन लौट करके पहुंचता है
तो मीर जाफर के द्वारा दिया गया खजाना से इसको बहुत सारा धन संपत्ति लेकर के पहुंचता है। तो वहां के लोगों में एक होड़ लगा कि आखिर भारत में कितना धन संपत्ति है जो रॉबर्ट क्लाइव वहां से आया है तो इतना सारा धन संपत्ति लेकर के आया है। वहां के लोगों में होड़ लगता है और धीरे धीरे वहां से अंग्रेजी कंपनियों के तहत वहां से लोगों को आना जारी रहता है और धीरे धीरे में बंगाल को लूट करके जो है कंगाल कर देता है अंग्रेजी कंपनियां धीरे धीरे। उसके बाद मीर जाफर के बाद मीर जाफर के बाद होता क्या है कि जब मीर जाफर अपना खजाना ही जब अंग्रेज को दे दिया, मीर जाफर अपना खजाना ही अंग्रेज को दे दिया है ना, तो धीरे धीरे बंगाल का खजाना खाली होने लगा।